पिछले कई रोज़ से ये बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ क्या करना है और इन जजेस को काबू करने के लिए कोई आइनी तरमीम लानी है, कोई नया बिल लाना है, तादाद कम करनी है, बढ़ानी है। इनकी रिटायरमेंट एज पहले खबर ही आई और उसकी लॉ मिनिस्टर ने तस्दीक भी की कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 की बजाय उनकी रिटायरमेंट एज 68 कर दी जाए। उसका नतीजा ये होता कि शायद मंसूर अली शाह और कुछ और जजेस उस दौरान रिटायर हो जाते और फ़ायज़ ईसा अपनी कुर्सी पर बरकरार रहते। हुकूमत को लगता था कि शायद ये अरेंजमेंट उनको सूट करता है। ये अप्रैल के महीने में ये तजवीज़ डिस्कस भी की गई, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद अभी चंद दिन पहले ये खबर आई कि ये 65 की बजाय 62 अगर कर दें रिटायरमेंट एज, तो फिर भी मंसूर अली शाह और जस्टिस अतम ननिल्ला और कुछ दूसरे जजेस जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर भी शायद हुकूमत को अपना फ़ायदा नज़र आता होगा। अब ताज़ा तरीन ये है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल दानियाल चौधरी साहब मूव करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल को वक़्त तब मिलेगी कि हुकूमती जमात जो है उसको सपोर्ट कर दे। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है उसमें इजाफा तजवीज़ किया गया। तादाद अभी 17 है उस एक्ट के अंदर, और ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दरकार नहीं है, एक्ट के ज़रिए इसको बढ़ाया जा सकता है। वो 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहते हैं। तो क्या 23 करने से हुकूमत को फ़ायदा होगा? दूसरी तजवीज़ साथ इसी बिल के अंदर ये भी है कि जब रिव्यू फाइल होगा तो रिव्यू में पहले से बड़ा बेंच बैठेगा। तो बड़ा बेंच अगर बैठता है, और ये माजी से भी वो कह रहे हैं कि इसका इतलाक़ हो, अगर ऐसे ही पास हो जाता है तो फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो गले की फांस बना हुआ है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हुक्मरान जमात के लिए भी, हुक्मरान जमात बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद कहना चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को इजाफी सीटें जो मिलके 2/3 अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिश थी, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। अगर ये माजी से भी इसका इतलाक़ हो और बड़ा बेंच बैठे और इस फैसले को किसी तरीके से अंडू हो जाए, ये बहुत बड़ी एक छक्का मारने वाली बात है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ चीज़ होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो शायद हुकूमत के वो ख्वाब पूरे हो जाए कि 2/3 अक्सरियत लेकर कुछ ऐसी आइनी तरमीम कर गुजरे जो उसकी दिली ख्वाहिश है करने की। क्या ऐसा हो जाएगा? ये आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के तौर पर मैं आपको बताऊँ, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब, वो इन मामलात के अंदर बहुत रिसर्च करते हैं। उन्होंने अभी मैं उनसे पूछ रहा था कि ये जजेस की तादाद के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला वो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का वाक़या याद है जो PMLN के दौरे हुकूमत में हुआ था। पंजाब हाउस से एक बाकायदा जत्था आया था, जो आम तौर पर शुनीद यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको अरेंज किया था। स्टॉर्मिंग हुई, बाद में PMLN के 1-2 लीडर्स को सज़ा भी हुई, और स्टॉर्मिंग की इब्तदा उस वाक़े की जो लड़ाई थी जस्टिस सज्जाद अली शाह से, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 13 से 17 करने के तनाज़े के ऊपर शुरू हुई थी। सज्जाद अली शाह तादाद इजाफ़ा करना चाहते थे, PMLN उस वक्त उसको इजाफ़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इजाफ़ा होता तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और कुछ दीगर जजेस, वो आम इम्कान यही था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट किसी और को तैनात कर दिया जाएगा। PMLN इस चेंज को नहीं चाहती थी, और उसके नतीजे में तनाज़ा एक ऐसी स्टेज पर आया, एक तकरीर मियाँ साहब ने की और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हो गया। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के दौरान ही फिर वो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट का वाक़या पेश आया, और बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, और फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो थे वो चीफ़ जस्टिस बन गए जब 2 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई। इतना बड़ा क्राइसिस हमने क्रिएट किया जजेस की तादाद के तनाज़े के ऊपर। क्या दोबारा हम उतना ही बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। इतना ही आसानी से, इतना ही खुश उसलूबी से हुकूमत सारा कुछ कर गुजरेगी, और सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने 8 की अक्सरियत से वो फैसला दिया हुआ है, वो आराम से बैठा देखता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ ये करवाना चाहते हैं जजेस की तादाद बढ़ा कर करवा लें। मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे शेख वकास अकरम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाह कावर साहब हैं मारूफ माहिर कानून है, मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं PMLN से, सबको खुश आमदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब, सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि आपसे सीटें किस तरीके से वापस ले ली जाएँ, वो जो 41 जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी चला गया, लेकिन ये जजेस की तैनाती और इनकी तादाद में इजाफा एक नई तजवीज़ है। आपको लगता है कि इससे कुछ शॉर्टकट निकल आएगा? नहीं सर, मैं नहीं समझता। इनका तो यही इरादा होगा और इनकी यही ख्वाहिश होगी और प्लानिंग भी यही होगी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फौरी शॉर्टकट इनके सामने है जिससे ये तादाद बढ़ा के जो ये करना चाहते थे वैसे अपनी 2/3 करके वो कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूँ कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। बहुत सी रिजेंटमेंट ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी जजेस मौजूद हैं वहाँ भी है, वकला में भी है, बार्स में भी है, पब्लिक में तो हम समझते हैं ही है, कोई हमसे एग्री करे या ना एग्री करे, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस किस्म की कोई भी मूव जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगी।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रतन मनीला आमतौर पर जाना ही जाता है कि ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर बड़ी वो ताकतवर पोजीशन इख्तियार करते हैं। तो फिर इशू क्या है? ऐसा जज तो नेक नाम होता है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक तवाना पोजीशन ले खड़ा हो जाए अपनी टांगों में। हाँ बिल्कुल। तो फिर इशू क्या है उनसे? नहीं, हमें तो उन दोनों से, आपसे नहीं, मैं तो हुक्मरान जमात की कोशिश के ऊपर पूछ रहा हूँ कि इशू क्या है हुकूमत को उनसे? मेरे ख्याल में वो इनकी अलाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये अलाइनमेंट्स अपनी करते रहे हैं, जजेस को अंगेज करते रहे हैं। मिसालें मीडिया में माजी में आप तारीख़ में चले जाएं, और फिर जहाँ बातें नहीं मानी गई वहाँ हमले भी करते रहे हैं। फिर अभी माजी करीब के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसे करके गालियाँ वालियाँ भी निकालते रहे हैं। बंदियाल साहब के वक्त वो किया गया था। तो वो सारा हर सियासतदान अपने टाइम में उसका दिल यही होता है मलिक साहब, भाई ये पुलिस भी साड़ी मतहत होवे और वकील भी साड़ी गल सुनन और जज भी साढ़े मतहत हो जान, वह हमारी, और ख़ुसूसन वो पार्टियां जिनकी अपनी जो है वो तादाद नहीं होती और वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आए होते हैं, तो उनको अपने इरादे जो है वो कामयाब करने के लिए फिर इन सारे टेंटिकल्स की ज़रूरत होती है। आपने भी तो काजी फायजी साहब के ऊपर रेफरेंस इसीलिए फाइल किया था? देखें, वो जिन्होंने फाइल किया था या करवाया था उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी पोजीशन दे चुके हैं, आरिफ अलवी। मैं ये समझता हूँ कि अब तो वो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, अब तो ये सारे दूध छोड़ा गए। इमरान खान और आरिफ अलवी साहब दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में किसने करवाया था? ज़बरदस्ती करवा लिया था? इमरान ने अपनी मर्जी से किया था? नहीं सर, काम तो सारे अपनी मर्जी से, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती, किसी के साथ भी कोई नहीं होती। वो जिन्हें कहते हैं हमने वो, आपने सुना नहीं वो हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी थी, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती ना, फेक किस्म का। ये सारी इस तरह वो चाहे मैं कमा अपनी पार्टी के हवाले नाल, चाहे मेरा को और अजीज का है, ये ज़बरदस्तियाँ कोई नहीं जो होंगी, उससे ले गल होंगी मलिक साहब वारिद दी। रांझा साहब आपसे भी पूछ लूँ, जजेस की तादाद आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि ये इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की, वो अभी बिलाल कियानी का जो बिल था इलेक्शन वाला, वो आया तो प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन अब आपने उसको एक्ट बना दिया और ये भी आप ऐसे ही करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है। जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर इंटरनेशनली पब्लिश रिपोर्ट्स अगर आप देखें और आप रैंकिंग जो है जुडिशरी की पाकिस्तान की, अगर वो आप इंटरनेशनली देखें इन टर्म्स ऑफ शर्मनाक है, गिविंग जस्टिस, तो वो शर्मनाक है। और ये वो 30 करके सही हो जाएगी या 23 और करके ये सही सिविल कोर्ट से शुरू होती है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट इन इटसेल्फ भी पेंडेंसी की टर्म्स में अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो पेंडेंसी भी बहुत लंबा पलंदा है। वो भी अगर पेंडेंसी ही बुनियाद रखी जाती है कि अल्टीरियर मोटिव तो कोई भी आप काम रखेंगे उसके साथ अटैच हो सकता है, जिस तरह शेख साहब ने भी फरमाया। सर, जो रेटिंग शर्मनाक होने की वजह है ना, उसकी मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जस्टिस बंदियाल ने 63A का फैसला किया जो आइन से मावरा, आइन के अंदर उसमें प्रोविजन ही मौजूद नहीं है। काजी फायज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, इनकी बल्ले के निशान के ऊपर फैसला किया। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, काजी फायज़ ईसा को और सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया। अब उन्होंने कहा हमने ये फैसला ही नहीं था दिया। इस वजह से हम दुनिया में शर्मनाक रेटिंग का शिकार है। अगर मुझे आंखों से नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है इलेक्शन, तो ये पता नहीं था कि हमारे फैसले के खिलाफ हो रहा है। अगर तो पाकिस्तान में फैसले बिल्कुल आइन और दस्तूर की रोशनी में किए जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ना किया जाए तो फिर तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब सिर्फ हम या हमारी गवर्नमेंट्स या कोई और गवर्नमेंट, ये माजी में जुडिशरी की तरफ से कई दफ़ा इस तरह के फैसले होते आए हैं। अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए, प्योरली अगर परफॉर्मेंस को देख लिया जाए, तो यकीन मानिए कई दफ़ा एक बंदे को सज़ाए मौत हो चुकी थी सज़ाए मौत भी होगी, बंदा फांसी चढ़ गया, उसकी अपील जो थी वो उसकी फांसी लगने के बाद आई। इस तरह ये एक वाक़या नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल केसेस हैं, भुट्टो का केस, अब अदालत उसके ऊपर माफ़ी मांग रही है कि गलत काम हो गया। नवाज शरीफ को आपने नाहल कर दिया लाइफ टाइम, अब उसी अदालत ने उसको सारा कुछ अंडू करके क्लीन कर दिया। इमरान खान को अपने 32-33 साल की सज़ाएं दी हैं, इन्हीं अदालतों से सारी सज़ाएं ख़त्म होंगी, इन्हीं अदालतों से सारी ख़त्म होंगी। अगर इस तरीके से आपका जुडिशल सिस्टम चल रहा है ना, तो ये और अगर कोई 2-4 नीचे गिरने की दर्जे गुंजाइश है ना, तो हम और नीचे गिरेंगे। देखिए, ये मुल्क उस दिन सीधा हो जाएगा जिस दिन इस मुल्क की अदलिया ठीक होगी। ये एक हकीकत आप करने नहीं देंगे, ठीक है? ये कोई भी किसी की बात नहीं है, ये अदलिया खुद फैसला करना आप अदलिया को रिफॉर्म होने की बजाय उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ अगर मैनेज करते हैं तो क्या जनरल फैज ने कम मैनेज किया था अदलिया को? किया था, कोई इन्होंने केस है
वो जो रेफरेंस है, ये सच बताएं तो उसके पीछे कौन से मुलाकात, उसमें जनरल फैज साहब भी थे? नहीं, जनरल फैज अकेला नहीं, जनरल बाजवा का नाम भी साथ है। हाँ ठीक है, क्योंकि नाम आया था डीजीसी का। हाँ जी, अब वो सारे के सारे लोग थे, ठीक है। काजी फायद ईसा को उसकी बीवी के ऊपर केसेस करना, ठीक है, ये कहेंगे अब इस तरह हो गया, यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे शौकत हदीस देखिए, फॉर वंस पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, केस की गल कर रहे हैं, अगर ये कौन सा फैजाबाद धरना केस, उसके उसमें नाम आ गया था डीजीसी का। अच्छा, उसमें भी नाम आ गया था। उसके बाद जब ये क्यूरेटिव रेफरेंस और रेफरेंस ये सब चीजें जहाँ से तैयार हुई थी, काजी फायद ईसा साहब वाला जो रेफरेंस आया था, उसके पीछे भी यही लोग थे ना सारे, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। तनाज़े की इब्तिदा वही थी, हाँ वहीं से शुरू हुआ था, हमें तो पता है उसके बीच में ये सारा खुद बल्कि मानते थे और ये कहा करते थे कुछ लोग कि हम जो माइनिंग करके जा रहे हैं, जो माइनिंग हम करके जा रहे हैं। जब काजी फायद ईसा ने वो फैसला दिया था ना, नहीं उसके बाद वो तनाज़ा शुरू हो गया। मेरी गल तो सुन लो, मैं कह रहे हैं कि जो फैजाबाद धरने के हवाले से कह रहे हैं, मेरे भाई को शायद अब इनकी अपनी पार्टी की पोजीशन का पता कोई नहीं है। उस पे जो कमीशन बना था उसमें इनके जो वजीर थे, नहीं वो नहीं मैं बात कर रहा, जनरल फैज के हक में बयान दे के आगे थे। आपका ख्याल है कि वो जाके ऑन रिकॉर्ड उनके खिलाफ बयान देने की किसी पॉलिटिशियन में बशमूल इस गल में छोड़ो, हमारे फिर हाई मॉरल पोजीशन ना लो ना। मतलब आपने एक कोर्ट किया केस में, उस कोर्ट केस में नहीं, मेरा गलत मतलब जिस आदमी ने मैनेज किया, बात कर रहा था मैं, जो रेफरेंस काजी फायद ईसा के खिलाफ बना के था, मैं रेफरेंस बनाने वालों में, रेफरेंस की बुनियाद यही थी, ठीक है। अरे बुनियाद तो वो क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्रीफिंग सुनी हुई है, मुझे पता है कि इश्यूज क्या है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की पार्टीज को आपने कहा इकट्ठा होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। आज तक कौन नहीं बैठा और कहता रहा कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा? आज भी वो बंदा कहता है कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा। जब मैंडेट लेके असेंबली में था तब भी वो कहता था इमरान खान मैं नहीं बैठूंगा। ये भी गलत। जब उसने ये आरटीएस सिस्टम बैठा, जब सारा कुछ हुआ, जब कश्मीर का तनाज़ा हुआ, जब कोरोना आया, जब सारा वो प्लेन अटैक्स हुए पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, तब भी उसने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। ये टेम्परामेंट जो है ना, हमने तो मिसाके जमहूरियत तक किया, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, कहाँ तक तनाज़ात चले गए थे। हम इमरान साहब से कहते रहे कि आए पार्लियामेंट में बैठे, ये मसाइल बाहर ना लेके 13 में से शुरू हुए, हम कहने 13 से लेके 22 तक इमरान खान को मुसलसल ये कहते रहे कि तुम सियासी जमातों के साथ बैठ जाओ, नहीं बैठे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। पहले तो मेरे अजीज़ ने जो बात की ना जी, मैं उनको थोड़ी सी इख्तलाफ करूँगा एहतराम के साथ। मेरे भाई हैं, मैंने ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये नहीं कहा कि हम सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। हम सियासी जमातों के साथ बैठ रहे हैं। हमने सियासी जमातों के साथ पहले भी अलायंस किए, अब भी अलायंस कर रहे हैं, इस वक्त अपोजिशन में भी अलायंस में बैठे हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये जो 3 जमातें हैं जो हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट के चोर हैं और जाली फॉर्म 47 पे आके बैठे हैं, इनके साथ हमारा बैठना एक मुनाफिकत होगी और उस वोटर के साथ धोखा होगा जिसने इनकी नफ़रत में हमें वोट किया है हमारी गैर मौजूदगी में। सो ये हमारा बड़ा एक मॉरल सा स्टैंड है, उसको शुगर कोट करने का उसका फ़ायदा नहीं। तुसा मेरी चोरी की थी, मैं थोड़े नाल नहीं बहता, कोई जोर है? अब कोई तीसरा आदमी आ जाए, चोर तो भाई है, बह जाओ। 2014 में आप 4 सीटों के धरने के ऊपर आए थे, लेकिन उस वक्त भी आपने नासरुल मुल्क का कमीशन बनवाने के लिए मुज़ाकरात किए थे हुकूमत से। तो सियासी मुज़ाकरात हमेशा एक अच्छी ऑप्शन। 2014 बहुत सा सफ़र हो गया, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई और बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो नाकाबिल माफ़ी हैं, जिसके लिए बैठने के लिए उसमें बहुत सी तलखियाँ और बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। सो इतना सिंपल नहीं है कि हाँ जी, क्योंकि अब इनको लेजिटिमेसी चाहिए जिनकी पूरे मुल्क में 17 सीटें निकली और वो पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म बन गए, तो अब ये हम आपके साथ बैठ जाएं और हमको इस तरह नहीं। एक बात आप ऑनेस्टली बताएंगे मुझे? हाँ। ये लाइव प्रोग्राम में आपसे पूछा जा सकता है, इमरान खान को अभी किसने पैगाम दिया था और अली मीन गंडापुर को किसने पैगाम दिया था जलसा मुलतवी करने के लिए? हमारे पास तो ये आए थे। कौन आया था? सरकार। कौन आया था? सरकार। किसने पैगाम दिया था? ये आपने सुना? इमरान खान को जाके अडियाला जेल के अंदर जवाब सुन लो, मेरे जवाब सुन लो। तुसी सवाल थोड़ा हो गया जे अताउल्लाह तारड़ ने और इनका एक वो नौजवान है, कोई नया बैरिस्टर है, बैरिस्टर की, उसने टीवी पे कहा कि दोनों ने, चलो अता जरा सीनियर अब हो गया, अता का कह लेते हैं, उसने कहा जी हमने अली अमीन गंडापुर को खुद अप्रोच किया। ये उठा लें, क्लिप निकलवा लें अपने प्रोड्यूसर को। और किसने जाके इमरान खान से मुलाकात की? वो तो हमारे लोगों ने जाके की। पैगाम किसने दिया था कि सुबह हालात ठीक नहीं? आपकी हुकूमत ने दिया था, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, पैगाम कहीं और से आया। अच्छा, वसीला कोई और हो सकता है, पोस्टमैन कोई और हो सकता है। मैंने तो जवाब दे देना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਪੈਗਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ?
पैगाम की जाना वो थोड़े वास्ते शर्मनाक मामला, सारे वास्ते नहीं ना। पैगाम की दासी सर, हमें तो हुकूमत ने ये कहा और जिसके ऊपर खान साहब ने आखिर में फैसला किया कि ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बहुत बड़ी गैदरिंग यहाँ पे मौजूद है, और फिर इन्होंने मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर और खसूसन केपी से एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो थी, और फिर पंजाब में तो लोगों के ऊपर आपको पता है मोटरवे के दरमियान में ट्रॉले इंटरचेंजेस बंद, तो एक हुकूमत की तरफ से एक वो बनाया गया कि जी हमारे इदारे हमारी हुकूमत सब ये कहते हैं। जलसा क्यों मुलतवी किया? सुन लो सर, मैं जवाब दे देना। तो जब ये सारा मामला खान साहब के पास किया, खान साहब ने फिर एज अ स्टेट्समैन ये फैसला किया कि चलो आज नहीं, अगर ऐसा इंतशार पैदा होता है जिससे ये समझते हैं कि बहुत, तो आप उसको 8 को ले जाएं और फिर ये देखें, क्योंकि ये हुकूमत थी पहले ऐसी एनओसी अलीमा खान ने कुछ और बात की, आपको पता है ना सर? मेरी गल, अलीमा खान ने कहा किसके कहने पे दरवाजा खुला 7 बजे। हाँ, वो अलीमा खान साहब का अगले दिन का इंटरव्यू आपने नहीं सुना जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, वो भी चला लेना सी सर। मेरी गल, 7 बजे तुसी कहो कि शहबाज शरीफ सवाल में जवाब ले लोगे तो फिर लोग ये समझेंगे कि मैंने जवाब नहीं दिया, तो जवाब ले लो सर। समझते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के कहने पे दरवाजा खुला है तो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं आपको भाई जिन्होंने ना हुकूमत भाया वो खुलाया होगा, जिन्होंने ना भाया है गल तो ना खुलाया, तो असि ना दोनों को ही समझते हैं। आगे आ जाओ तुसी, ये दो अब आपने बात की, ये दो वैसे एक नहीं, आपने अगली बात की, ये असी ना दे मासी दे पुत्र तो नहीं सा 8 तारीख दा एनओसी ते बगैर अदालत दे सानू दे गए ने, आप दे गए ने ना, दे गए कि नहीं दे गए। बाकी रह गई बात जो लाहौर वाले जलसे की, क्योंकि 27 तारीख का वो कहा गया था, तो 8 और उसके दरमियान टाइम बहुत कम था। 8 के बाद अगला जलसा लाहौर में है और 5-7 दिन की एक्सक्यूजेज नहीं है, नहीं एक्सक्यूजेज नहीं है, जिसले हज़ारा बंदियां दी मूवमेंट होनी होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्सक्यूजेज नहीं होंगे।